तो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सरसाइज 3 ऑफ जेईई मेंस क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ है। इट्स गिवन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ COCl3 6NH3 is passed through the cation exchanger. The chloride ion obtained in the solution were treated with excess of AgNO3 to give 4.78 gram of AgCl. The formula of the complex, तो मतलब जो क्लोराइड आयन थे वो ब्रैकेट के बाहर जितने क्लोराइड आयन थे वही कैटायन एक्सचेंजर से हटे। So now it has passed through the cation exchanger. The chloride ion obtained in the solution, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन था उसकी जगह दूसरा कैटायन लग गया और क्लोराइड आयन फ्री होके बाहर आ गया। तो क्लोराइड आयन कितने बने वो सबसे पहले निकाल लो। तो हमारे पास AgCl के मोल्स निकालेंगे पहले। तो मोल्स ऑफ AgCl निकालेंगे 4.78 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgCl निकालोगे तो आएगा 143.5 आई थिंक, है ना। मॉलिक्यूलर मास चेक करो पहले एक बार। दिया ही यस होगा, सर, यही है। दिया ही हुआ है क्वेश्चन में 143.5। तो ये आपका मोल्स हो गए। तो लगभग लगभग चेक करेंगे तो 0.03 समथिंग बन जाना चाहिए मेरे साथ, 3 इतना इसके आसपास आएगा। और फिर जो गिवन कंपाउंड है COCl3.6NH3, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। क्या आ जाएगा 2.675 बाई इस मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना है। वो भी गिवन है, अच्छा 267.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.01 मोल आ जा रहा है। ठीक है। अब जैसे ही पता चला कि 0.01 मोल आ रहा है, इसका मतलब एक मोल कॉम्प्लेक्स से 3 मोल क्लोराइड आयन बन रहा है। ट्रिपल है सीधे सीधे। तो इसका मतलब 1 मोल कॉम्प्लेक्स से 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन प्रोड्यूस हो रहा है। तो फॉर्मूला ऐसा लिखना है जिसमें 3 क्लोराइड आयन हो तो ब्रैकेट के बाद तीनों Cl कर दो। ये फॉर्मूला हो गया, आंसर ए लिख देंगे। ठीक है। ये बहुत स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन है, जेईई में इसमें ऐसे सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, इसको ठीक से देख लो। मोल से रिलेट करना आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा। जितने क्लोराइड आयन थे उतने ही ब्रैकेट के बाहर रखना है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेंथराइड्स which of the following statement is not correct. There is a gradual decrease in the radii. There is a gradual decrease of radii of the members in the increasing atomic number of the series. और तो ये एफ लॉ का क्वेश्चन है, चाहो तो वहाँ पे भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको पीरियोडिक टेबल का अगर आइडिया होगा तो आपको पता है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेंथेनाइट्स और ऑक्टिनाइट्स में 4f और 5f की पुअर शील्डिंग वर्कआउट करती है, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज इन साइज आता है। अगले केस में लिखा ऑल मेंबर्स एग्जिबिट्स +3 ऑक्सीजन स्टेट, ये भी सही है। बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट इज नॉट इजी, ये भी सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड इन +4 स्टेट फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि जो कॉमन ऑक्सीजन स्टेट होती है लेंथेनाइट की वो +3 होती है। तो उसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज ये एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, वहाँ पे भी डील कर सकते हैं। अगर आपको अभी नहीं क्लिक कर रहा हो आप छोड़ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है आयरन एग्जिबिट्स +2 एंड +3 ऑक्सीजन स्टेट, which of the following statement about iron is incorrect. Ferrous oxide is more basic than nature than the ferric oxide. तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीजन स्टेट लोअर होता है तो वो मोर बेसिक ऑक्साइड होता है, और हायर ऑक्सीजन स्टेट पे एसिडिक करेक्टर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम अगर इंक्रीज कराते हैं तो इससे बेसिक करेक्टर डिक्रीज कर जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड इज मोर बेसिक इन नेचर एज कम्पेयर टू फेरिक ऑक्साइड, ये करेक्ट हो गया। फेरस कंपाउंड्स आर रिलेटिवली मोर आयनिक देन करस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड्स, यहाँ पे पजांस रूल लगा दो तो ये भी सही हो गया। Fe2+ और Fe3+ है, Fe3+ की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, इसकी वजह से उसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा आएगा। फेरस कंपाउंड्स आर लेसर वोलेटाइल देन करस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड्स, ये भी सेम लॉजिक लग जाएगा। फेरस कंपाउंड्स आर मोर इजीली हाइड्राइज्ड देन द करस्पॉन्डिंग फेरिक कंपाउंड्स, ये गड़बड़ हो गया क्योंकि हाइड्रोलिसिस में वाटर एज अ लिगैंड अटैक करेगा तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फेरिक आयन के साथ बनेगा,
इसीलिए वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल है, अदरवाइज बाकी इंफॉर्मेशन डी ब्लॉक की है। तो अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ कि Fe3+ आयन के साथ वाटर कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगा, तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स हायर ऑक्सीजन स्टेट के साथ बनेगा, तो ये मोर स्टेबल बनेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस इसकी ज़्यादा होगी। इस वजह से उसने लिखा है वेरियस कंपाउंड्स आर मोर इजीली हाइब्रिडाइज, तो ये इनकरेक्ट हो गया। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया, इसलिए इसका आंसर डी रिपोर्ट करेंगे। समझ गए? फेरस ऑक्साइड में लोअर ऑक्सीजन स्टेट की वजह से बेसिक करेक्टर ज़्यादा है, लोअर ऑक्सीजन स्टेट होने की वजह से फजान रूल से पोलराइजेशन कम होगा, इस वजह से आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड या बॉन्डिंग जो होगी वो स्ट्रॉन्गर काउंट करेंगे, तो वोलेटाइल करेक्टर भी कम होगा। हाइड्रोलिसिस जो है वो उसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट होगी उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि हाइड्रोलिसिस की ईज ज़्यादा होगी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट। पहले वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन दिया है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर चेक करना है, तो इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करो। Fe2+ में 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, Mn2+ में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होगा। Cr2+ के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो 3d4 हो जाएगा, और वेनेडियम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो 3d3 हो जाएगा। उसमें Fe2+ गलत लिखा हुआ है, Fe2+ Mn2+ के बाद में होना चाहिए था। ठीक है, यही आंसर हो गया आपके लिए। समझ गए? आप यहाँ पे वेनेडियम 2+, Cr2+, Mn2+ और Fe2+ लिखो, उनके कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो ये D3 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ये D4 कॉन्फ़िगरेशन है, D5 है, ये D6 है। तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 4 अनपेयर्ड होंगे, और इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखेंगे तो इट विल बी Mn2+ मोर देन Fe2+, बाकी ठीक लिखा हुआ, और आयरन और क्रोमियम इक्वल कर देंगे। उसके बाद आयनिक साइजेस चेक करेंगे, Mn2+, Fe2+, कोबाल्ट 2+, निकेल 2+। तो आयनिक साइजेस में आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहले साइज डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है और फिर इंक्रीज कर जाता है। तो कॉपर और जिंक का साइज बढ़ जाता है। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकेल के केस में बहुत अंतर नहीं होता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। ये चीज़ सही भी लिखी हो सकती है। उसके बाद स्टेबिलिटी इन द एक्वा सोल्यूशन पूछा गया है, तो एक्वा सोल्यूशन के अंदर कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी चेक करनी है। तो आप देखो सब में +3 ऑक्सीजन स्टेट है, तो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ज़्यादा होंगे उसके एक्वा सोल्यूशन में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और लास्ट पार्ट में दे रखा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, तो मैग्नीज के पास हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +7 तक जाता है, या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल है मैग्नीज में। क्रोमियम के अंदर इससे कम हो जाता है, टाइटेनियम में और कम होता है, और स्कैंडियम में केवल +3 ऑक्सीजन स्टेट होती है। तो ये भी सही लिखा हुआ है, तो इनकरेक्ट आंसर इसका ए लिख देंगे, बाकी स्टेटमेंट ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लिक करनी चाहिए कि जैसे देखो साइज के बारे में पूछा गया बी ऑप्शन, अब ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन डी ब्लॉक में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे उस फैक्ट को पूछ ही नहीं रहे, क्योंकि अगर आपको आंसर ए पता है तो आपको बी चेक करना ही नहीं पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसे फैक्चुअल सवाल डाले जाते हैं ताकि आपको डेटा ना याद होने की वजह से आप सवाल छोड़ दो, तो ऐसे नहीं छोड़ना होता है क्योंकि कई बार डेटा यूज ही नहीं करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन ए हम श्योर शॉर्ट आंसर बता सकते हैं, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी अलग होती है, जरूरी नहीं कि हमें सब बात याद ही हो। आइडिया है तो अप्लाई करो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, और दूसरा इन्फॉर्मेशन ढूंढो, उससे सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसका 13 क्वेश्चन देखो, इस गिवन 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स आर लिस्टेड बिलो, with atomic number of which one of them is expected to have the highest E naught of Mn3+ to Mn2+। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा कंपेयर करना है, और तो ये भी डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, उसको हम लोग वहीं चेक करेंगे अगर आपको देखना है। अदरवाइज 3+ से 2+ के केस में अगर हम डेटा चेक करेंगे तो ये कोबाल्ट के लिए मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, या अगर स्टेबिलिटी से चेक करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो आप। कोबाल्ट 3+ लिखेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6, और कोबाल्ट 2+ लिखेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन 3d7 होता है। तो D7 से D6 कॉन्फ़िगरेशन जाने में स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, इस वजह से भी आप बोल सकते हो कि इसका ई नॉट पोटेंशियल हायर होगा, तो उसका आंसर हम लोग डी रिपोर्ट कर देंगे। बाकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो आयरन के केस में
3+ में D5 कॉन्फ़िगरेशन से D5 से D4 जाएंगे। मैग्नीज के केस में भी D5 और D4 से D3 जाएंगे। एंड लाइकवाइज आप आगे चेक कर लीजिएगा। अगर समझ गया ना कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं इसी में अगला केस भी लिखूँ, जैसे Fe3+ है, उसका कॉन्फ़िगरेशन D5 हो जाएगा। और ये Fe2+ लिखेंगे तो ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है। मैग्नीज के केस में चेक करेंगे 3+ तो D4 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। मैग्नीज 2+ लिखेंगे तो ये 3D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा। और क्रोमियम के केस में 3+ लिखेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन 3D3 हो जाएगा। और क्रोमियम 2+ कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 3D4 हो जाएगा। तो उससे भी थोड़ा आइडिया लगा सकते थे, अदरवाइज ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेटा भी पता होता है, उससे भी कर सकते थे, अदरवाइज थोड़ा सा स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेंगे तो भी काम बन जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल +3, the four monodentate ligands L1, L2, L3 are absorb wavelength in the region of red, green, yellow and blue। तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लिगेंड स्ट्रेंथ, तो आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो उसके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसके वेवलेंथ कम काउंट करेंगे। तो पहले आपको VIBGYOR ये केस है, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है और एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, राइट। हाँ समझ गया। तो अब आपको लिगेंड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो उसने देखो कौन कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी वो आपको लिखा हुआ है। L1 ने एब्जॉर्ब करा रेड, तो पहले मैं उनके करस्पॉन्डिंग मार्क कर देता हूँ, ये L1 हो गया। इसके बाद L2 ने एब्जॉर्ब करा ग्रीन, ये आपका L2 हो गया। इसके बाद L3 ने एब्जॉर्ब किया येलो, ये L3 हो गया। और L4 ने एब्जॉर्ब किया ब्लू, ये आपका L4 हो गया। ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी, तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो गैप कम हो गया। और जिसके लिए भी CFSE या स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप कम होगा वो लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लिखें तो हो जाएगा L1, L3, L2, L4। तो L4 के लिए वेवलेंथ सबसे कम एब्जॉर्ब हुई है, तो उसका मतलब उसके लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गई, तो ये हमारा ऑर्डर बन गया। ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई ना कि स्प्लिटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है बेसिकली। अगर ऐसे स्प्लिटिंग हो रही है हमारे पास, तो ये T2G से EG वाला लेवल चेक करना। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ जाने वाला कॉन्सेप्ट ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल एंड M3+ with four ligands L1, L2, L3, L4 absorbs wavelength in the region of red, green, blue, yellow respectively। तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई हमारे लिए रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। मैंने उसके बेसिस पे इनकी एनर्जी सेट कर दी, यानी कि जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई उसके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है वो हुई है L4 के केस में, और सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है L1 के केस में। ठीक है। तो ये आपके लिगेंड की स्ट्रेंथ है। तो फॉर 14 क्वेश्चन योर आंसर बिकम्स डी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इट्स गिवन द इक्वेशन which is balanced and representing the correct product is। एक बार इनकी जरा रिएक्शंस देखिए। उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पहले MgH2O6 की रिएक्शन EDTA से करा रहा है। तो मैग्नीशियम वाटर 6 2+ ये केस है, इसकी रिएक्शन EDTA 4 से करेंगे एक्सेस ऑफ NaOH के साथ। यहाँ कॉम्प्लेक्स दिया है Mg EDTA 2+, तो ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन स्टेट +2 है, EDTA पे 4- चार्ज है। तो एक्चुअल केस में अगर मैग्नीशियम को EDTA कोऑर्डिनेट करता तो यहाँ पे नेट चार्ज 2- बनना चाहिए था। अगर सही केस देखना है तो ये 2- बनेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो कॉपर की जब साइनाइड के साथ एक्सेस में रिएक्शन होती है तो ये रिडक्शन होता है इसमें। तो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन एक्सेस ऑफ KCl से, मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको सिखाया हुआ है।
एक कॉपर सल्फेट की रिएक्शन एक्सेस ऑफ KCl से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है K3CuCl4। कॉपर +1 ऑक्सीजन स्टेट में बहुत ज्यादा है, आयोडोमेट्री में भी ये बात बताई थी। कॉपर सल्फेट पहले Ki से रिएक्शन करके Cu2I2 बनता है, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन KCl के साथ होगी, इट विल फॉर्म K3CuCl4। ये भी इनकरेक्ट दिया हुआ है। तीसरे ऑप्शन में देखो Li2O की रिएक्शन KCl से करा रहा है और हम LiCl प्लस K2O बना रहे हैं, ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि बेसिक करेक्टर KOH का ज़्यादा होता है rather than Li2O। ये भी रिवर्स रिएक्शन लिखी हुई है, ऐसे नहीं लिखनी चाहिए थी, राइट। लास्ट केस में देखो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है COCl NH3 होल 5, COCl NH3 होल 5 प्लस इस कॉम्प्लेक्स में अगर 5H+ यूनिट्स ऐड कर देंगे तो वो अमोनिया को कंबाइन करके लिगेंड से फ्री कर देगा, इट विल फॉर्म CO2 प्लस Cl माइनस एंड 5NH4 प्लस। ये एकदम करेक्ट दिया हुआ है। H+ आयन देने से अमोनिया को हम डिकम्पोज करा देंगे, तो उसमें बैलेंस्ड एंड करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है, तो इसका आंसर 15 के लिए डी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका 16 में लिखा है द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, मैंने बताया था आपको KMnO4 के अंदर Mn7+ होता है, तो 3D0 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ DD ट्रांजिशन पॉसिबल होता ही नहीं है, यहाँ पे लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। आपको बताया था बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, तो उसका आंसर रिपोर्ट करेंगे बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट इन अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ PtCl Py NH3 H2S+ पर। तो अभी मैंने आपको इस तरह के सवाल कराया था, चारों लिगेंड देखो डिफरेंट है, तो 4 लिगेंड डिफरेंट के केस में 3 GI बन सकते हैं। मैंने सवाल सॉल्व किया था, तो ABCD एक केस में ऐसे लिख दो, तो पहले AD ट्रांस लिखा है, फिर AC ट्रांस लिख दो और फिर AB ट्रांस कर लो, या फिर 3 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, इसके आंसर इसका ए रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पूछा है 20th क्वेश्चन लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन द स्टेटमेंट। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना है। तो इसमें CONH3 होल 4 Br+ में Br- से अटैक करा के हमने एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, तो इट इज CONH3 होल 4 Br2 प्लस में Br- से रिएक्शन करा के CONH3 होल थ्राइस Br3 बनाया हुआ हमने, प्लस अमोनिया। उसने बोला है ना 2 आइसोमर्स आर प्रोड्यूस इन द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन इज सिस आइसोमर। अब देखो इस चीज को चेक करेंगे, अगर ये हमारा सिस आइसोमर है तो दोनों Br सिस रख लो आप और चारों NH3 ऐसे प्लेस कर दो। तो अब इसमें अगर Br- आयन रिप्लेस करेगा तो देयर आर 2 डिफरेंट साइड्स। अगर Br- ने इस अमोनिया को रिप्लेस कराया तो इससे देखो ये फेशियल फॉर्म बन जाएगी। तो हमने इस अमोनिया को रिप्लेस करके फॉर्म लिखा, ये 3 Br ऐसे लग गए। ये देखो फेशियल आइसोमर बन रहा है। लेकिन अगर इसी Br ने CBr ने अगर सपोज करो हमारे पास इस वाले अमोनिया को रिप्लेस किया, तो ये देखो मैरिडल फॉर्म बन जाएगी। ये बनेगा CO Br एंड Br H3 NH3 एंड NH3। ये देखो मैरिडल फॉर्म बना। तो फिर देखा था 2 आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड, the two isomers are produced if reactant ion is cis isomer। तो ठीक सही है, देखो cis isomer से फेशियल में मैरिडल बन रहा है। दूसरे केस में लिखा है 2 आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन इज ट्रांस आइसोमर। तो अगर ट्रांस आइसोमर लिखेंगे तो दोनों Br यहाँ प्लेस किए, चारों अमोनिया यहाँ पे आ गए। नाउ यू कैन सी ऑल 4 अमोनिया आर आइडेंटिकल, किसी को भी रिप्लेस करोगे Br- से तो एक ही फॉर्म बनने वाली है। आप चारों में से किसी भी अमोनिया को रिप्लेस करोगे तो इट विल ऑलवेज फॉर्म मैरिडल फॉर्म, तो एक ही आइसोमर बनेगा। तो ओनली वन आइसोमर इज प्रोड्यूस विद द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स एंड इज ट्रांस आइसोमर। ये सही हो गया, देखिए ट्रांस से एक प्रोडक्ट बन रहा है और सिस से 2 फॉर्म बन रहे हैं।
तो इसका आंसर अगर हम लोग मार्क करेंगे तो 1 एंड 3 करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए लिख देंगे। ठीक है, ये आपके जेई मेंस के सारे क्वेश्चन हो गए। स्टॉप हियर। थैंक यू।